नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनॉस। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक यंग वर्कर हैं जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं एक ऐसे रीजन में जहां इकोनॉमी तेजी से बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ग्रोथ के पुराने ड्राइवर्स धीमे पड़ रहे हैं। यही वो बैकड्रॉप है जिस पर हम आज जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया इकोनॉमिक अपडेट फॉल 2025, जॉब्स एंड प्रॉस्पेरिटी आधारित है। बिल्कुल। हम एक ऐसे समय को देख रहे हैं जहां वेल्थ बनाने के पुराने तरीके, जैसे सिर्फ ज़्यादा वर्कर्स पर निर्भर रहना या आसान कंजम्पशन, अब एक दीवार से टकरा रहे हैं। ऊपर से हेडलाइन नंबर्स तो स्लो डाउन दिखाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो अंदर ही अंदर एक काफ़ी दिलचस्प मजबूती की कहानी छिपी हुई है। और यही मजबूती एक गहरा सवाल खड़ा करती है, आगे चलकर विकास को आखिर क्या बनाए रखेगा? इसका जवाब है प्रोडक्टिविटी। और यही हमें इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी चुनौती तक ले जाता है। हम एक जनसांख्यिकी एक हाई का सामना कर रहे हैं। हाय, ये सुनने में चिंताजनक लगता है। एक सिंपल मैथ का मामला है। यूरोप और सेंट्रल एशिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन 2025 से 2050 के बीच करीब 17 मिलियन लोगों से घटने का अनुमान है। 1.7 करोड़, मतलब ये तो एक मीडियम साइज्ड कंट्री की पूरी पॉपुलेशन के वर्कफोर्स से गायब हो जाने जैसा है। बिल्कुल। और पहले इकोनॉमीज के बढ़ने का एक बड़ा कारण ये था कि हर साल उनमें ज्यादा वर्कर्स जुड़ते जाते थे। लेकिन अभी ऑप्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए प्रॉस्पेरिटी बनाए रखने का एक ही तरीका है कि जो वर्कर्स बचे हैं उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। लेकिन समस्या ये है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ठहर सी गई है। तो हमारे पास वर्कर्स कम होते जा रहे हैं और जो हैं भी वे उतनी तेजी से प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे हैं। सही कहा। रिपोर्ट एक मेट्रिक पर ध्यान देती है जिसे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ जॉब्स टू प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये स्टेबल तो है लेकिन बहुत लो है। औसतन प्रोडक्टिविटी में 1% बढ़ोतरी होने पर 5 साल में एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 0.15% ही बढ़ता है। रुको, मतलब जब बिजनेसेस ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं तब भी वे उतनी ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं। उतनी तेजी से नहीं जितनी हमें जरूरत है, और इससे जॉब्स की क्वालिटी में समस्या आती है। अब सर्विस सेक्टर कुल जॉब्स का 54% हिस्सा बनाता है, जो 1995 में 42% था। लेकिन इनमें से कई जॉब्स लो स्किल वाली हैं। पिछले 15 सालों में एम्प्लॉयमेंट 12% बढ़ा है, लेकिन ये ज्यादातर लोगों के लेबर फोर्स में आने की वजह से हुआ है, ना कि हाई प्रोडक्टिव रोल्स बनने की वजह से। समझा। लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे ऐसी जॉब्स में हो जो बड़े इकोनॉमिक गेन्स ला सकें। तो फिर कंपनियां इन हाई प्रोडक्टिविटी पावर हाउसेज में क्यों नहीं बदल पा रही हैं? उन्हें क्या रोक रहा है? ये एनालिसिस का मेरा पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि ये एक आम सोच को चुनौती देता है। हम अक्सर मानते हैं कि बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ही जॉब्स बनाती हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि स्टार्टअप्स और नई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज ही असली इंजन है। यंग कंपनियां? जी हाँ, वे कुल रोजगार का सिर्फ 14% हिस्सा है, लेकिन लगभग 40% नई नौकरियां पैदा करती है। इसके विपरीत पुरानी कंपनियां समय के साथ रोजगार घटाती है। यानी नई कंपनियां असली काम कर रही हैं, लेकिन उनके लिए टिके रहना आसान नहीं होगा। ये खास तौर पर तब और मुश्किल हो जाता है जब मैदान ही एक तरफ झुका हुआ हो। रिपोर्ट बताती है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एसओईज अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ बनते हैं। जिन क्षेत्रों में एसओईज की मौजूदगी ज्यादा होती है, वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बावजूद रोजगार में बढ़ोतरी कम या नकारात्मक हो जाती है। क्योंकि उन्हें सरकारी समर्थन मिलता है। वे प्राइवेट रिसोर्सेज को बाहर धकेल देते हैं। गवर्नमेंट ओनरशिप में 10 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी होने पर प्रोडक्शन कॉस्ट्स में लगभग 0.5 से 0.7% तक सब्सिडीज मिलती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी रेस में compete करना जहां आपका ओपोनेंट हर बार पहले से ही आगे से शुरू करता है। ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देता है। इससे प्राइवेट स्टार्टअप के लिए टिके रहना मुश्किल हो जाता है। और फिर इस पूरे इक्वेशन का एक इंसानी पहलू भी है, स्किल्स। मैंने आउटलाइन में ओवर क्वालिफिकेशन पैराडॉक्स के बारे में देखा। ये सुनने में एक फैंसी तरीका लगता है ये कहने का कि लोग अपनी जॉब्स के हिसाब से ज्यादा क्वालिफाइड हैं। ये एक निराशाजनक सच्चाई है। लगभग 39 से 53% वर्कफोर्स के पास अपनी जॉब के लिए जरूरत से ज्यादा हाई डिग्री होती है,
फिर भी कंपनियां लगातार स्किल शॉर्टेज की शिकायत करती रहती हैं। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है और वे कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, जबकि टेक फर्म्स को इंजीनियर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि फॉर्मल डिग्री जरूरी स्किल्स में बदल नहीं पा रही हैं। पीसा के मैथ्स कोर्स 2012 से 2022 के बीच इस रीजन के ज्यादातर देशों में घटे हैं। यानी इनरोलमेंट तो ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी मार्केट की जरूरतों के हिसाब से मैच नहीं कर रही है। ठीक है, ये समस्याओं की एक भारी लिस्ट है। डेमोग्राफिक्स गिर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी रुकी हुई है और स्किल्स का मिसमैच है। लेकिन रिपोर्ट हमें यही नहीं छोड़ देती, ये आगे का रास्ता भी बताती है। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? रिपोर्ट 3 पिलर्स ऑफ रिफॉर्म सुझाती है। पहला पिलर जॉब्स के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर है। इसका मतलब है एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जैसी फिजिकल चीजों में निवेश करना, साथ ही ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाना, यानी एजुकेशन और स्किल्स को मॉडर्न करना। तो यहीं पर स्किल्स गैप की बात आती है ना? और मुझे लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। बिल्कुल, हमें एआई गैप को भी एड्रेस करना होगा। इस रीजन के देश एआई प्रिपेयर्डनेस में यूनाइटेड स्टेट्स से काफी पीछे हैं। यहाँ इंडेक्स स्कोर 0.511 है, जबकि यूएस में ये 0.771 है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना होगा, जैसे सेंट्रल एशिया में सर्वर डेंसिटी एडवांस्ड इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत ही कम है। बिना डिजिटल बैकबोन के आप एक मॉडर्न इकोनॉमी नहीं बना सकते। ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक साफ टारगेट है। तो पहला पिलर फाउंडेशन बनाने पर है, लोग और टेक। अब इसके बाद क्या आता है? दूसरा पिलर गवर्नेंस और बिजनेस एनवायरनमेंट को मजबूत करने पर है। यहीं पर हम प्राइवेट सेक्टर को सही तरीके से काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। हमें पॉलिसी से पैदा होने वाली इनएफिशिएंसीज, जैसे खराब टैक्स पॉलिसीज को हटाना होगा और खास तौर पर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में सुधार करने होंगे, ताकि रिसोर्सेज प्रोडक्टिव प्राइवेट फर्म्स तक पहुंच सकें। यानी सबके लिए एक बराबर प्लेइंग फील्ड बनाना। समझ गया। और तीसरा पिलर? तीसरा पिलर प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज करने पर है। जैसा हमने देखा, पब्लिक बजट्स काफी सीमित हैं, इसलिए सरकारें अकेले ये सब खर्च नहीं उठा सकती। पॉलिसी मेकर्स को इक्विटी इन्वेस्टमेंट, गारंटीज और पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस जैसे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित किया जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राइवेट पैसा मार्केट में आने के लिए सुरक्षित महसूस करे। ये काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र अब ज्यादा जोड़कर विकास करने के तरीके से हटकर बेहतर तरीके से काम करके विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये इसे समराइज करने का बिल्कुल सही तरीका है। हम अब उस दौर से आगे बढ़ रहे हैं जहां आसानी से लेबर बढ़ाकर ग्रोथ हासिल की जाती थी। अब फ्यूचर प्रिसिजन का है, बेहतर स्किल्स, तेज डिजिटल टूल्स और ज्यादा एफिशिएंट मार्केट्स का। ये बदलाव आसान नहीं है, लेकिन रोड मैप साफ है। अगर ये रीजन अपने प्राइवेट सेक्टर की पोटेंशियल को अनलॉक कर ले और अपनी वर्कफोर्स को मॉडर्न बना ले, तो प्रोडक्टिविटी गैप कम होने की अच्छी संभावना है। अब आपकी बारी, रेनॉस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।